जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं वो बेहद चिंताजनक है। यहाँ एक छोटा सा झटका कई घरों को जमींदोज कर सकता है और कई जिंदगियों को खत्म कर सकता है। प्रशासन कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो लोग अपनी जमा पूंजी पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे को देखकर परेशान हैं। जोशीमठ में जो हालात बने हैं वो कई सवालों को जन्म दे रहे हैं और इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। दीवारों में पड़ी मोटी मोटी दरारें बता रही हैं कि सबसे बड़ा खतरा इस शहर से चंद कदम ही दूर है। मोटी मोटी दरारें और धंसती हुई धरती। ये देखिए फर्श साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर धंसा हुआ है। न सिर्फ इतना बल्कि इस घर के अंदर की तमाम दीवारें हम और भी दिखाएंगे और इन दीवारों में टूटी हुई दीवारों के बीच खौफ में रहने को मजबूर लोग हैं और सिर्फ एक दो दरार नहीं है बल्कि कई मोटी मोटी दरारें यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतनी मोटी दरारें कि आप आर पार देख सकते हैं। ऐसे में देखिए अगर एक झटका आया, क्योंकि सेस्मिक जोन 5 में ये आता है यानी कि बेहद संवेदनशील, ऐसे में अगर एक झटका आया तो साफ तौर पर ये घर धराशायी हो जाएगा। लेकिन इस तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कपड़ा लगाकर, क्योंकि आर पार दिखाई दे रहा है इसलिए कपड़ा लगाकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है जिससे कि आर पार दिखाई ना दे और यहाँ से हवाएं ना आए। इन भयावह हालात को देखकर लोग डरे सहमे हैं और वो रात में भी सो नहीं पा रहे हैं। पहले हल्की हल्की दरारें थी और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते गया। कल परसों से कुछ ज्यादा ही दरारें आ गई जिससे कि हमें रात को बहुत परेशानी हो रही है। रात को कभी डर जैसी लग रही कि ऐसा लगता है कि ये कभी कहीं जमींदोज ना हो जाए। इस इलाके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जमीन और दीवारों में पड़ी दरारें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कब कोई बड़ा हादसा हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये पूरी जो जमीन है दरअसल ये स्लोप था, ये पूरा का पूरा एरिया धंस चुका है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर धंसाव हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि ये जो धंसाव है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है और साफ तौर पर वैज्ञानिकों का भी यही कहना है, जियोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं कि दिन पर दिन ये जो धंसाव है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इस धंसाव के बढ़ने का साफ तौर पर मतलब है यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उन्हें परेशानियां होने वाली हैं। लगातार बिगड़ते हुए हालात देखकर प्रशासन की टीम इन इलाकों का दौरा कर रही है। घरों के सर्वे किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी ये खतरा और बढ़ सकता है। वहीं ड्रेनेज सिस्टम को भी इन हालात के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। जो जोशीमठ का लोकेशन है लूज सॉइल पे है, सॉइल स्ट्रांग नहीं है और दूसरी चीजें जो एक्टिविटीज हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज वो उसको रिइंफोर्स कर रहा है। हमारा वाटर ड्रेनेज सिस्टम अभी तक हम क्लियर ठीक बना नहीं पाए। फिलहाल यहाँ हालात जानलेवा बने हुए हैं। मानो धंस रही जमीन सब कुछ लील जाने के लिए तैयार है। मुसीबत लगातार बढ़ रही है और लोगों की चिंताएं भी। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं प्रकृति किसी प्रलय की तरफ इशारा तो नहीं कर रही। इधर बीजेपी ने पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने बेंगलुरु हिंसा में एसडीपीआई की भूमिका सामने आने पर बैन की मांग की और बेंगलुरु हिंसा में एसडीपीआई की भूमिका का पर्दाफाश मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट से हुआ, जिसमें आरोप लगा कि एसडीपीआई के सदस्यों ने 2020 में बेंगलुरु में हुई हिंसा में लोगों को भड़काने का काम किया था। रिपोर्ट में आरोप है कि इसकी वजह से वहां हिंसा फैली, जिसके बाद बीजेपी ने पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई पर बैन लगाने की मांग की। इस बीच अमेरिकी संसद में स्पीकर के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक वोट मिला, जिसके बाद वहां मौजूद सभी सांसद हंसने लगे, क्योंकि 400 से ज्यादा सांसदों वाले अमेरिकी सदन में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक वोट मिला। इसकी घोषणा होते ही वहां मौजूद सांसद हंसने लगे। अमेरिकी संसद में 12 राउंड के मतदान के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक ही वोट मिल पाया। उधर उद्धव गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ मुंबई की शिवडी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। उनके खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सुमैया की पत्नी ने मानहानि का केस दर्ज कराया और इसी मामले में संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। आरोप है कि बार बार समन्स भेजे जाने के बाद भी संजय राउत कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जोशीमठ में कई मकान गिरने की कगार पर हैं। कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं, लेकिन कुछ हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो खतरे के बीच भी अपने ही मकान में रहना चाहते हैं। जमीन धंसने की वजह से जर्जर हुआ यह मकान कभी भी गिर सकता है। इस मकान में रहने वाले लोग डरे हुए हैं, लेकिन वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। 1 साल हो गए, हम कितने परेशान हैं। आज बड़े नहीं आपको विस्थापित कर रही ना, सुरक्षित जगह लेके जा रही है ना। लेके तो जा रही है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ इतने अपना वो छोड़ के? हमारे पास तो कोई रोजगार ही नहीं है। यहाँ रहना भी तो खतरे के खाली। ऐसा है कि हम रह भी सकते हैं यहाँ। लगातार जमीन दरकने और दीवारों में दरारें पड़ने से कई घरों की सूरत ही बिगड़ चुकी है। ये वो मकान है जिसे यहाँ रहने वाले छोड़ चुके हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस मकान का रेनोवेशन करवाया था, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है।
जोशीमठ में धरती धंसने और दीवार दरकने की वजह से कई घर ऐसे हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं, जिन्हें छोड़कर उनके बाशिंदे जा चुके हैं। और ऐसे ही घर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा घर तिरछा हो चुका है। साफ तौर पर अगर ये खिड़की आप देखेंगे तो यहाँ से आपको अंदाजा लगेगा कि ये तिरछी हो चुकी है। और ऐसे में साफ तौर पर प्रशासन की ओर से इस घर को खाली करवा दिया गया है। लेकिन अगर ये लिंटर देखिए ये सीध में था लिंटर और ये तिरछा होकर ऐसे आया और फिर यहाँ आकर जुड़ गया है। और इस घर में सुनील पवार जी रहते थे। सुनील पवार जी यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें अपना घर छोड़ने के बाद आ रही हैं। जी, मैं नरेश पवार बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमको काफ़ी दिक्कतें परेशानी आ रही है और घर की हालत ये है जैसे मैडम जी बता रही हैं अभी, हमें इसलिए जो है किराए के मकान पर रहना पड़ रहा है, जबकि अच्छी खासी मकान थी फिर भी किराए पे मकान पर रहना पड़ रहा है। मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ, इस मकान का मेंटेनेंस भी किया था फिर भी उसका कोई फायदा नहीं आया, क्योंकि ये टीवी में देख सकते हैं कितना मेंटेनेंस ये नया कर रखा है हमने, फिर भी दरारें आती रह रही है, प्रतिदिन ज्यादा दरारें आती रह रही है। ठीक है, अब कैसे कहाँ रह रहे हैं आप, किस तरीके से खाना पीना कैसे कर रहे हैं इतनी सर्दी में? अभी जो है हम अपने भाई के मकान पे रह रहे हैं, मतलब जब से ये दरारें पड़ी तब से हमने शिफ्ट किया और किराएदार भी रहते थे, किराएदार को भी खाली करवा दिया है। अब जो है हम अपनी भाभी भैया के कमरे पे शिफ्ट हैं अभी फिलहाल। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपने आशियाने छोड़कर जाने को मजबूर है और ऐसे में ये जो समस्या है वो साल दर साल बढ़ती चली जा रही है, इसलिए लोग परेशान हैं। फिलहाल इस इलाके के लोगों को नाइट शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया है, मगर यहाँ भी प्रशासन के इंतजाम से ये लोग खुश नहीं हैं। वो बस अपने घर को लौटना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ प्रशासन की टीम लगातार इलाके का दौरा कर रही है। इनका भी मानना है कि दरारें पहले कम थी, जो 2-3 दिनों में ज्यादा बढ़ गई हैं। ये बता रहे हैं पहले बड़ी थिन दरारें थी जी। लेकिन अब ये पिछले 4-5 दिन में बढ़ गया है जी। तो ये जो बढ़ा है ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का पूरा तंत्र एकदम से सतर्क है। फिलहाल कहा जा सकता है कि ये पूरा इलाका बड़े खतरे की चपेट में है। सरकार गंभीर है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में वो लोग बड़ी चुनौती बने हुए हैं जो इन हालात में भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली के लोधी रोड में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा है, तो वहीं सफदरजंग में 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है और कल हमने देखा था कि 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। और ऐसे में अभी भी ठंड जारी है। शीतलहर का असर है, जो पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। और लोधी रोड इलाके की अगर हम बात करें तो 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी कि ठंड अभी बढ़ने ही वाली है। और ऐसे में लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी कम से कम कुछ दिन और, तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो लगातार दिल्ली में ठंड बढ़ रही है। उधर सऊदी अरब के सरकारी फुटबॉल क्लब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ऐतिहासिक करार करने के बाद वहां के क्राउन प्रिंस के यूरोप प्लान की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि फुटबॉल क्लब और रोनाल्डो का करार सिर्फ खेल की कोई डील नहीं है, बल्कि उस डील के जरिए मोहम्मद बिन सलमान अपना ड्रीम प्लान साकार करना चाहते हैं और यूरोप से उसका रुतबा छीनकर उसे पश्चिमी एशिया को दिलाना चाहते हैं। इस दावे को साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर मोहम्मद बिन सलमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने यूरोप प्लान के बारे में बात करते दिख रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ये वीडियो 2018 का है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और कतर बिल्कुल अलग होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि रोनाल्डो के साथ डील करके मोहम्मद बिन सलमान मास्टर स्ट्रोक मार चुके हैं, क्योंकि फुटबॉल जैसे लोकप्रिय और ताकतवर खेल के जरिए वो सऊदी अरब की इमेज चमकाने की कोशिश में है। इसके साथ उनकी नजर 2030 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी पर भी है। इस बीच बेंगलुरु से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक पुजारी ने एक महिला के बाल पकड़कर एक मंदिर से बाहर निकाल दिया। यह घटना 21 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसमें वो पुजारी उस महिला को बाल पकड़कर घसीटता दिखाई दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें वो पुजारी उस महिला से बहस करता नजर आया। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उसने उस महिला के बाल पकड़े और उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। इसी बीच वो उसके पास पहुंचा और बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। हालांकि उस महिला ने किसी तरह खुद को उससे छुड़ा लिया और दोबारा मंदिर में घुसने लगी, जिससे पुजारी भड़क गया और उसने उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए मंदिर से बाहर निकाल दिया। हालांकि इस बीच कई और लोग भी मौजूद थे, जो उस महिला को छुड़ाने के बजाय तमाशा देखते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
इधर बाहुबली फिल्म से मशहूर हुए एक्टर प्रभास के चाहने वालों ने ट्विटर पर उनकी आने वाली फिल्म के समर्थन में एक हैशटैग ट्रेंड करवा दिया। प्रभास की इस फिल्म का नाम सलार है, जो इसी साल सितंबर में रिलीज होगी। लेकिन उनके चाहने वालों ने साल के शुरुआत में ही हैशटैग साल नहीं सालार है ट्रेंड करवा दिया। ये हैशटैग ट्विटर पर काफी देर तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। सलार फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। इधर यूपी के बाराबंकी में एम्बुलेंस फ्रॉड केस में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। आरोप है कि उन्होंने 2021 में पंजाब के मोहाली जेल में बंद रहने के दौरान कोर्ट जाने के लिए निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया था, जो यूपी के बाराबंकी के एक पते पर रजिस्टर्ड थी। लेकिन जांच में पता चला कि एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन गलत पते पर करवाया गया था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई 19 जनवरी को होगी। इस बीच एयर इंडिया के विमान में महिला यात्री के साथ बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को नौकरी से निकाल दिया गया। महिला यात्री से बदसलूकी की यह घटना पिछले साल 26 नवंबर की है, जिसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी शंकर मिश्रा की कंपनी वेल्स फार्गो ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कंपनी की तरफ से एक बयान जारी कर विमान में हुई घटना की कड़ी निंदा भी की गई। आरोपी शंकर मिश्रा वेल्स फार्गो कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करते थे। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी करने के आरोपी शंकर मिश्रा पर उनके ऑफिस ने कार्रवाई करते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया। हालांकि शंकर मिश्रा का परिवार उन्हें बेकसूर बता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल शंकर मिश्रा पर एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला यात्री से बदसलूकी का आरोप है। शंकर मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें कंपनी वेल्स फार्गो के वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा के पिता को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। शंकर मिश्रा के पिता श्याम मिश्रा ने अपने बेटे को बेकसूर बताया है। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस, डीजीसीए और एयर इंडिया को नोटिस भी जारी किया है। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो सड़क पार कर रही थी। तभी उस कार ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आई। इसी बीच सड़क किनारे एक बच्ची खेलती दिखाई दी। जैसे ही वो खेलते खेलते सड़क के बीचों बीच पहुंची, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वो बच्ची काफी दूर जा गिरी। हालांकि गनीमत ये रही कि उस कार ड्राइवर ने वक्त रहते ब्रेक लगा लिए, जिससे बच्ची को ज्यादा चोट नहीं आई और वो बाल बाल बच गई। वैसे बच्ची को कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमने कोई कार्रवाई नहीं करी। टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हालांकि बच्ची के परिवार वालों ने ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उधर जापान के मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने ही पूर्व विदेश मंत्री की हत्या करवा दी। बताया गया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हुई उनकी एक बैठक बेनतीजा रही थी। और जापान के मीडिया के मुताबिक इसी बात से नाराज किम जोंग उन ने उनकी हत्या करवा दी। बताया गया कि ये वही विदेश मंत्री हैं जिन्होंने 2019 में किम जोंग उन की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवाई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक के बेनतीजा होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि वहां के पूर्व विदेश मंत्री ली योंग हो अप्रैल 2020 के बाद से सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं दिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि किम जोंग उन ने उनकी हत्या करवा दी। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई से भी दिल्ली के कंझावला जैसा मामला सामने आया। वहां कार में बैठे कुछ लोगों ने एक छात्र को कई मीटर दूर तक घसीट दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो कोचिंग सेंटर से लौट रहा था। तभी वो उस कार की चपेट में आ गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क से कई मोटरसाइकिलें गुजरती दिखाई दी। इसी बीच एक तेज रफ्तार कार एक लड़के को घसीटती हुई जाती नजर आई, जिसे बचाने के लिए कुछ लोग उस कार के पीछे भागने लगे। लेकिन ड्राइवर कार रोकने के बजाय और तेजी से भगाने लगा, जिसकी वजह से वो लड़का काफी दूर तक घसीटता चला गया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोग उस लड़के की जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने उस कार को घेर लिया और उसे सड़क के बीचों बीच पलट दिया, जिससे वहां लंबा जैम लग गया। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की, जबकि उस ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई भी की। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस के कई जवान पहुंच गए, जिन्होंने मामला शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। हालांकि किसी तरह पुलिस के जवानों ने लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाया और उस ड्राइवर को बचाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए। जबकि वहां कुछ पुलिसकर्मियों ने सड़क के बीचों बीच पलटी कार को लोगों की मदद से सीधा कर रास्ते को खाली करवाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया और मामले की जाँच में जुट गयी।
कार का चालक है उसको हिरासत में लिया गया है, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे में वो लड़का बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पैर मेरा फंस गया और वो खींचते खींचते ले आया। वहीं पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने इस घटना पर उस लड़के से भी पूछताछ की। इस बीच मेक्सिको में दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्कर माने जाने वाले एल चापो के बेटे की गिरफ्तारी के बाद बवाल मच गया। मेक्सिको के कुलियाकन में इसके गिरोह के लोगों ने आतंक फैलाने के इरादे से बंदूकें थाम ली, जिसके बाद मेक्सिको की सड़कों पर माफिया राज दिखाई दिया। वहां से आए एक वीडियो में तो एक बदमाश हवा में उड़ते एक प्लेन पर गोलियां बरसाता नजर आया। वहीं कुलियागन एयरपोर्ट पर एल चापो के गैंग के बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर दी। दावा किया गया कि उनमें कुछ ने रनवे पर खड़े एक प्लेन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिससे उसमें मौजूद यात्री अपनी जान बचाने के लिए प्लेन की सीट छोड़कर जमीन पर बैठ गए। बताया गया कि एयरपोर्ट पर मौजूद बदमाश काफी देर तक हाथों में AK-47 लेकर लोगों को धमकाते रहे, जिन्हें पकड़ने में पुलिस भी नाकाम दिखी। और ये सब हुआ ड्रग तस्कर ओविदियो की गिरफ्तारी के बाद। आरोप है कि ओविदियो ड्रग्स की तस्करी के साथ ही मेक्सिको में अपराधियों का एक बहुत बड़ा गिरोह भी चलाता था, और यही वजह थी कि अपने मुखिया के गिरफ्तार होते ही उसके संगठन से जुड़े बदमाश सड़कों पर उतर आए। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी AK-47 से लैस कर दिया गया। जिसके बाद मैक्सिको के कुलियाकन शहर में इतना तनाव बढ़ गया कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ गया, और सेना के जवानों के सामने ही विद्रोहियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं एयरपोर्ट पर तो ये बवाल कई घंटों तक नहीं थमा। रनवे के आसपास मौजूद लोगों ने वहां आने वाली हर फ्लाइट पर गोलीबारी होने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक ओविदियो की गिरफ्तारी 2018 में ड्रग तस्करी से जुड़े एक मामले की वजह से हुई थी। इधर मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस पर फायरिंग करने वाले तस्करी के एक आरोपी के अवैध घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर से कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। इस दौरान पुलिस के कुछ जवान सड़क पर पहरा करते दिखे। फत्तू नाम के तस्करी के आरोपी पर मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी कई केस दर्ज हैं। गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें तैयार की गई हैं। इससे पहले भी आरोपी की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस से बदसलूकी के आरोप में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामला दिल्ली के शाहीन बाग इलाके का है। आरोप है कि जब दिल्ली पुलिस नई बस्ती में लगे CCTV की जांच करने पहुंची, उस दौरान पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने बदसलूकी की। MCD चुनाव में पुलिस से बदसलूकी मामले में वो जमानत पर थे। इधर CBI ने धोखाधड़ी के मामले में HDIL के प्रमोटरों राकेश और सारंग वधावन पर केस दर्ज कर लिया। दोनों पर बैंक के साथ 140 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दर्ज करवाई। बैंक का आरोप है कि राकेश और सारंग वधावन ने सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के नाम पर उनके साथ 140 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। इससे पहले भी HDIL यानी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के दोनों प्रमोटरों पर बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। उधर छत्तीसगढ़ के बालोद से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जिला अस्पताल में एक आदमी ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया गया कि वो शराब के नशे में अपनी डॉक्टर पत्नी से मिलने पहुंचा था। तभी गार्ड के रोकने पर उसने हंगामा किया। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया, उसमें वो आदमी उस अस्पताल में जाता दिखा। तभी वहाँ मौजूद एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वो आदमी अपनी गाड़ी से डंडा निकाल लाया और अस्पताल के सामने हंगामा करने लगा। हालांकि उसके साथ एक और आदमी मौजूद था, जिसने समझाकर मामला शांत करवाया और उसे पकड़कर वहां से ले गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर अमेरिका के हवाई राज्य में करीब 1.5 साल से शांत पड़े ज्वालामुखी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा दिया, जिसके बाद वहां स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा तेजी से बाहर निकल रहा है। सामने आए वीडियो में धधकते लावे से शोले निकलते नजर आए। वहां आसपास लावा ऐसा बहता दिखा मानो आग की कोई नदी बह रही हो। ज्वालामुखी में रुक रुक कर हो रहे विस्फोट को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया और लोगों को ज्वालामुखी के आसपास न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई। इससे पहले इस ज्वालामुखी में सितंबर 2021 में विस्फोट हुआ था। उधर मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो कार आग की चपेट में आ गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें उस कार से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस घटना को देख वहाँ अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने के लिए उस कार के पास पहुँच गए। सबसे पहले उन लोगों ने कार के शीशों को तोड़ा। इसके बाद किसी ने पानी डालकर तो किसी ने मिट्टी डालकर आग को बुझाना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।
इस बीच तिहाड़ समेत दिल्ली की अलग अलग जेलों में जारी छापेमारी में 115 मोबाइल फोन बरामद किए गए। जेल प्रशासन के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू हुई, जो पिछले 15 दिन से चल रही। दिल्ली की जिन जेलों में छापे मारे गए उनमें तिहाड़, मंडोली और रोहिणी की जेल शामिल है, जहां तलाशी में कई गैंगस्टर से मोबाइल फोन और चाकू मिले। इस दौरान 5 जेल अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इधर भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने 17 नेताओं के साथ कांग्रेस में वापसी कर ली। ये सभी नेता कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को छोड़कर दिल्ली में वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया। ताराचंद ने गुलाम नबी आजाद पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से जुड़ी देश भर की हाई कोर्ट की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएंगी। इस मामले में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई हैं। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इसी तरह की याचिकाएं देश की अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को अपने पास मंगवाने के निर्देश दिए। याचिकाओं में कहा गया है कि समलैंगिक शादियों को मान्यता नहीं दिए जाने की वजह से अधिकारों का हनन हो रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में तबाही की आशंका के बीच सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। वो प्रभावित इलाकों में जाकर हालात का जायजा लेंगे। इससे पहले सीएम ने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन के अधिकारी शामिल हुए थे। सीएम ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए। सीएम राहत कोष से प्रभावित लोगों को किराए के मकान में रहने के लिए हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे और ये 4,000 रुपए अगले 6 महीने तक दिए जाएंगे। जो कल मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की, इसमें अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। आज मुख्यमंत्री जोशीमठ जाने वाले हैं और प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उधर खबर है कि इराक में स्कर्ट पहनने पर एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लोग उस लड़की को घेर कर उसके साथ बदतमीजी करते नजर आए, जबकि उनमें एक आदमी तो लड़की को पैरों से भी मारता दिखाई दिया। वो लड़की उनसे बचने के लिए भागती रही, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस दौरान तो कुछ लोग स्कर्ट पहनी लड़की का वीडियो भी बनाते नजर आए। हालांकि तभी उसका एक साथी वहां मोटरसाइकिल से पहुंचा और उसे बिठाकर उन लोगों से दूर ले गया। बताया गया कि जिस लड़की के साथ बदसलूकी की गई वो वहां एक मोटरसाइकिल रेसिंग शो को देखने पहुंची थी। तुनीशा मौत मामले में आरोपी शिजान खान की बेल के फैसले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। वसई सेशन कोर्ट पूरे मामले पर दोपहर 12 बजे सुनवाई करेगी। वहीं सुनवाई के समय तुनीशा की मां वनीता शर्मा भी कोर्ट में हाजिर हो सकती है, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए आने को कहा था। तो तुनीशा केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी शिजान खान की जमानत अर्जी पर आज दोपहर 12 बजे सुनवाई होने वाली है। इधर श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की हिरासत को बढ़ा दिया गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को 4 दिन तक बढ़ा दिया, यानी उसे 10 जनवरी तक जेल में ही रहना होगा। साथ ही दिल्ली की साकेत कोर्ट ने निर्देश दिया कि श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को अगली सुनवाई में अदालत में हाजिर होने को कहा जाए। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान में ISIS के 8 आतंकियों को मार गिराया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि निमरोज प्रांत में छापेमारी के दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और ISIS के 8 आतंकियों को ढेर कर दिया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि मारे गए ISIS के इन 8 आतंकियों ने ही काबुल में पिछले महीने उस होटल पर हमला किया था जहां चीन के नागरिक ठहरे हुए थे। इधर महाराष्ट्र के यवतमाल में 2 डॉक्टरों पर एक मरीज ने चाकू से हमला कर दिया। सरकारी अस्पताल के वार्ड में मरीजों को देखने के दौरान उन पर यह हमला हुआ, जिसके बाद वहां डॉक्टरों का हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कॉलेज के डीन को हटाने की मांग की। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी और सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। दिल्ली बीजेपी नेता राजघाट में आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना देंगे। बीजेपी ने मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी पर मारपीट का आरोप लगा दिया है। बताया गया कि दिल्ली में एमसीडी के मेयर के चुनाव में जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तस्वीरें कल की हैं और इस हंगामे की वजह से दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं हो पाया।
बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी और इसी को लेकर के आज बीजेपी ये धरना देने वाली है। उधर यूरोप में कड़ाके की ठंड में हीट वेव चल पड़ी है। पारा ऐसा चढ़ा है कि इस जनवरी को यूरोप का सबसे गर्म जनवरी कहा जा रहा है। जर्मनी में तो हाल ऐसा है कि बर्फ से ढके इलाकों से अभी से बर्फ गायब हो गई है और वहां का जो ओबरवीजेंथाल शहर स्कीइंग कराने के लिए मशहूर है, वहां बर्फ ही नहीं बची। जो पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता था, वहां बर्फ इक्का दुक्का हिस्सों पर ही सिमट कर रह गई और उसकी जगह हरा भरा मैदान नजर आया। मजबूरी में लोगों को बर्फ वाले उस जरा से हिस्से में ही स्कीइंग करके खुद को दिलासा देना पड़ा। जर्मनी में 2022 खत्म होते होते ही गर्म सर्दी का ट्रेलर देखने को मिल गया था। वहां के दक्षिणी हिस्से में 31 दिसंबर 2022 को साल का अब तक का सबसे गर्म आखिरी दिन रिकॉर्ड किया गया था। उस दिन वहां तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। यानी अमेरिका और कनाडा में बर्फीले तूफान ने लोगों को रुला डाला है, लेकिन यूरोप का हाल उनसे बिल्कुल उल्टा है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पारा 0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां ठंड का कई सालों पुराना रिकॉर्ड ही टूट गया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में शीतलहर और घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स देरी से उड़ी हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में तापमान आज 2 डिग्री दर्ज किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 0.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस तापमान के जरिए। पटना में भी शीतलहर का असर जारी है। उधर बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम मंदिर पर विवादास्पद बयान देकर विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। उनका बयान ऐसे समय आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर तैयार होने का समय बता दिया और ऐलान किया है कि 2024 के जनवरी महीने में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जिसके बाद बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम मंदिर पर विवादास्पद बयान दे डाला और बीजेपी से लड़ने की तैयारी में जुटे विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, बीजेपी ने भी इस बयान को आड़े हाथ लेने का मौका नहीं छोड़ा। आप द्व्यर्थी भाषा में विरोध कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपके जैसे हिंदू होने पर। राम मंदिर का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया है और विपक्ष के कई बड़े नेता अयोध्या जाकर माथा टेक चुके हैं, जबकि जगदानंद सिंह ने कह दिया कि मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। यानी ऐसी बात कह दी कि बीजेपी नहीं बल्कि राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि विपक्ष अपनी तुष्टिकरण वाली इमेज खत्म करने की कोशिश में जुटा है और जगदानंद सिंह का बयान सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। इधर बिहार के समस्तीपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां ट्रेन में बगैर टिकट यात्रा करने वाले एक यात्री से ट्रेन के टीटीई उलझ पड़े, जिसके बाद चालान काटने पर हुई मामूली कहासुनी हाथापाई में बदल गई। फिर तो उनमें एक टीटीई ने उस आदमी का पैर पकड़ा और उसे बर्थ से नीचे खींचने लगा। जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उस यात्री ने टीटीई के मुंह पर ही लात मार दी, जिसके बाद दोनों टीटीई ने मिलकर उसके पैर पकड़े और उसे खींचकर नीचे पटक दिया और उस पर टूट पड़े। आरोप है कि वो यात्री बगैर टिकट के सफर कर रहा था, जिसका चालान काटने के लिए ट्रेन के दोनों टीटीई वहां पहुंचे थे। हालांकि वहां मौजूद बाकी यात्रियों ने दावा किया कि इस दौरान दोनों टीटीई ने उस यात्री से पहले तो बदतमीजी की और फिर उसके साथ हाथापाई भी उन्होंने ही शुरू की, जिसकी वजह से उस यात्री को काफी चोट भी आई। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गौतम कुमार पांडे और नरेश कुमार नाम के दोनों टीटीई को सस्पेंड कर दिया गया। मिशन 2024 को लेकर अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं। आज अमित शाह झारखंड के चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगभग सुबह 10:30 बजे का समय होगा जब अमित शाह पहुंचेंगे और मिशन 2024 की शुरुआत चाईबासा से करने वाले हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित करेंगे। अल अक्सा मस्जिद पर विवाद के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यूएई का दौरा रद्द हो गया। इस बीच यूएई ने अल अक्सा मस्जिद का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा दिया। नेतन्याहू 8 जनवरी को यूएई जाने वाले थे, लेकिन इससे कुछ ही दिन पहले उनके मंत्री इतमिर बेन ग्विर के अल अक्सा मस्जिद जाने पर विवाद हो गया, जिस पर यूएई और चीन की मांग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई और अल अक्सा मस्जिद विवाद पर चर्चा हुई, जिसके बाद खबर आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का 8 जनवरी को होने वाला यूएई दौरा रद्द हो गया। या यूं कहें कि इतमिर बेन ग्विर के किए की सजा नेतन्याहू को मिली, क्योंकि अपने 10 साल के कार्यकाल में वो एक बार भी अल अक्सा मस्जिद नहीं गए। लेकिन इतमिर बेन ग्विर ने वहां कदम रखा, जिसके बाद इजराइल की मुस्लिम देशों से नजदीकी बढ़ाने की कोशिशों पर पानी फिर गया, क्योंकि कट्टर छवि वाले यहूदी नेता इतमिर बेन ग्विर मस्जिद की धार्मिक स्थिति बदलने के पक्ष में।
और वो चाहते हैं कि यहूदी समुदाय को भी अल अक्सा मस्जिद में पूजा करने का अधिकार मिले। यही वजह रही कि उनके मस्जिद का दौरा करते ही मुस्लिम देश भड़क गए। यही नहीं, इस मामले में इजराइल का दोस्त अमेरिका भी उसके खिलाफ हो गया और ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा का मुद्दा बन गया, जिसके बाद इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान को भी उस पर हमला करने का मौका मिल गया। ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि अगर इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद की धार्मिक स्थिति बदलने की कोशिश की तो इसका बुरा अंजाम होगा। यानी अल अक्सा मस्जिद विवाद ने इजराइल के जानी दुश्मन को उसके खिलाफ माहौल बनाने का मौका दे दिया, क्योंकि मस्जिद विवाद के बहाने उसे मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने का मौका मिल गया, जबकि नेतन्याहू मामले को संभालने के मूड में नजर आए, क्योंकि उनकी ओर से एक बयान जारी किया गया जिससे लगा कि वो इस मामले पर माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अल अक्सा मस्जिद की धार्मिक स्थिति का सम्मान करते हैं और उनका उसे बदलने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इतमिर बेन गुविर ने अलग ही राग अलापा। उन्होंने न माफी मांगी और न कोई सफाई दी, उल्टा वो अपने पुराने स्टैंड पर अड़े रहे